हेलो बच्चों, आज हम पीरियोडिक टेबल के पार्ट नंबर 3 के अंदर डिस्कस करते हैं। देखो, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी उसके जो एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होते हैं तो उसके आईपीएसी नेम की बात की थी। उसके बाद में हमने बात की थी शिल्डिंग इफेक्ट की बात की थी, स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात की थी और हमने बात की थी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों शो करता है। तो वहाँ पे हमने बोला था कि जो आउटर सेल की जो इलेक्ट्रॉन्स है और जो न्यूक्लियस के बीच का जो रिपल्सन है, ठीक है, मतलब जो अट्रैक्शन वो अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन और इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में काम क्या करता है, रिपल्सन काम करता है। उस रिपल्सन की वजह से जो न्यूक्लियस और उसके साथ साथ जो आउटर सेल के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है उनके इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी को हमने क्या बोला था, शिल्डिंग इफेक्ट की बात की थी। देखो, आज हम एक छोटे से पॉइंट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जैसे ये पॉइंट है हमारे पास में कि ब्लॉक, ठीक है, एंड ग्रुप एंड यदि पीरियड को आइडेंटिफाई करना है तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी बात करते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब है पता लगाना। किसकी बात करेंगे? पता लगाना, पहचान करना, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैं पहले बात करता हूँ किसकी, पीरियड की बात करते हैं। पीरियड का मतलब है आवर्त की बात करें। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आवर्त को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो आवर्त का आइडेंटिफाई करने के लिए आवर्त की पहचान करना है तो आपको क्या करना कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या देखनी है। आपको क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या को आपको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। उस आधार पे आप क्या बता सकते हो, उसकी पीरियड्स बता सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, सोडियम की हम बात करते हैं। देखो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1, यही है यहाँ से। अब देखो, इसके पास में संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 3s1। संयोजी का मतलब है आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसकी जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो कितनी है, 3 है। तो इसका जो पीरियड है वो पीरियड नंबर कितना है, थर्ड पीरियड। कौन सा है, थर्ड नंबर पीरियड है। और यदि ब्लॉक की पहचान करोगे तो ब्लॉक का मतलब जो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ब्लॉक में है, एस में है। तो ये जो ब्लॉक है ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ये है एस ब्लॉक का। कौन सा हो गया, एस ब्लॉक, ठीक है। इसी टाइप से यदि मैं और एग्जांपल की बात करूं, जैसे हम बात ले करते हैं बोरॉन की। किसकी बात करेंगे, बोरॉन की। तो देखो, बोरॉन में होता क्या है, 5 नंबर पे आता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p1, यही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है कि आउटर सेल संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन देखना है, कौन सा है, 2p1। अब इसकी मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी है, तो मुख्य क्वांटम संख्या यहाँ पे 2। कितने है, 2। इसका मतलब ये कौन से पीरियड का सदस्य है, तो ये है आवर्त नंबर 2 का। कौन से का है, आवर्त नंबर 2 का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है। तो इसका मतलब ये आवर्त नंबर 2 में है और आवर्त नंबर 2 के साथ साथ कौन से ब्लॉक का सदस्य है, पी ब्लॉक का सदस्य है, ठीक है। इस टाइप से आप किसकी पहचान कर सकते हो, ब्लॉक की पहचान कर सकते हो, और पहचान किसकी, पीरियड की भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यदि हम बात करें किसकी, ग्रुप की बात करें, वर्क की बात करते हैं, इसकी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रुप की। किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप की। तो ग्रुप की हेल्प आइडेंटिफाई करने के लिए हम एस ब्लॉक को अलग से देखेंगे, पी ब्लॉक को अलग से देखेंगे और डी ब्लॉक को अलग से देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, वर्क की पहचान करना, ग्रुप की पहचान करना। जैसे बी पॉइंट डाल देता हूँ यहाँ पे। अब आइडेंटिफाई करना किसको, ग्रुप को, ठीक है। कैसे करोगे आप, तो जैसे मैं बात करता हूँ पहले एस ब्लॉक के लिए। किसके लिए बात करें हम, एस ब्लॉक के लिए, ठीक है। तो एस ब्लॉक के लिए, ठीक है, ग्रुप की पहचान कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को। किसको देखना है, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को देखना है। संयोजी कोष का मतलब क्या है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है
उसको आपको देखना है, ठीक है। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, क्या है, 1 है, इसका मतलब है कौन से ग्रुप में है, ग्रुप नंबर फर्स्ट में। किस में है, ग्रुप नंबर 1 में। जैसे बात कर लेते हैं सोडियम की, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, लास्ट में 3s1, क्या था, 3s1, यही तो था। अब देखो कितने यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन, एस में 1 है। इसका मतलब सोडियम कौन से ग्रुप से संबंधित है, तो सोडियम है ग्रुप नंबर 1 से। किससे है, ग्रुप नंबर 1 से। इसी टाइप से यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, इसका मतलब है कौन से ग्रुप से रिलेटेड है, तो ग्रुप नंबर 2 से रिलेटेड है। किससे है, 2 से रिलेटेड है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का लास्ट में संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, 3s2, क्या है, 3s2। इसका मतलब यहाँ पे देखो जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये मैग्नीशियम कौन से ग्रुप से रिलेटेड है, ये है ग्रुप नंबर 2 से। किससे है, ग्रुप नंबर 2 से। तो यदि आपको एस ब्लॉक के लिए यदि आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आपको वहाँ पे चेक क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन चेक करना है। यदि उसके पास में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका मतलब कौन से ग्रुप से, ग्रुप नंबर 1 से है। और यदि उसके पास में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो ग्रुप नंबर कौन से है, 2 से, ठीक है। इसी टाइप से हम बात करें किसकी, पी ब्लॉक के लिए बात करें, तो पी ब्लॉक को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, कि वहाँ पे ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसकी पहचान करना है, इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हम अपन बात करते हैं पी ब्लॉक के लिए, ठीक है। और पी ब्लॉक के लिए आपको क्या करना है, 2 प्लस में 10, 2 प्लस में 10 प्लस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसकी बात करें हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। इससे आप क्या निकाल सकते हो, पी ब्लॉक के अंदर क्या निकाल सकते हो, ग्रुप निकाल सकते हो। जैसे हम बात करें हैं बोरॉन की, किसकी बात करें, बोरॉन की। अब देखो बोरॉन का क्या है, 1s2, 2s2, 2p1, यही तो है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो पहले आपको 2 रखना है, उसके बाद में प्लस में 10 करना है, 10 किया। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे प्लस में 1, ठीक है। कितने हो गए, 10 से 2 12 रे, कितने हो गए, 13। इसका मतलब है यहाँ पे जो बोरोन है वो बोरोन कौन से ग्रुप के अंदर आता है, तो ग्रुप नंबर 13 में। किस में है, 13 के अंदर। यदि फ्लोरीन की यहाँ अपन बात करें, तो फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 9 पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p5, यही तो यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले 2 + 10 करना है, 2 प्लस में 10, उसके बाद में 5, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो यहाँ पे कितने होगी, 10 2 12, 5 कितने होगी, 17। तो ये ग्रुप नंबर कितने पे आता है, ये आता है ग्रुप नंबर 17 में आता है। इस टाइप से आप किसकी पी ब्लॉक के लिए आप क्या कर सकते हो, ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और यदि हम बात करें किसकी, डी ब्लॉक के लिए, तो डी ब्लॉक के लिए आपको कैसे ग्रुप निकालना है उसकी ओर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें हैं डी ब्लॉक के लिए, तो डी ब्लॉक के लिए आपको फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, 2 प्लस में n-1 डी इलेक्ट्रॉन, क्या है, n-1 डी इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि 2 है, उस 2 के अंदर n-1 डी इलेक्ट्रॉन आपको क्या करने हैं, जोड़ने हैं। जैसे हम बात करें किसकी, स्कैंडियम की, किसकी बात करें, स्कैंडियम। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम बात करें तो 18 पे तो कौन आ गया, ऑर्गन, ठीक है। फिर उसके बाद में 3d1 4s2, यही तो है, 18 19 और 2 21। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 तो है ही पहले से, 2 प्लस में। अब यहाँ पे देखो n-1 डी इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे, तो यहाँ पे n-1 डी इलेक्ट्रॉन है 1, कितना है, 1। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 2 प्लस में 1, तो ये कितना आ गया, 3। तो इसका मतलब है जो स्कैंडियम है ये कौन से ग्रुप से आता है, तो स्कैंडियम आता है ग्रुप नंबर
3 से। किससे आएगा? 3 से। तो इस टाइप से आप किसके अंदर निकाल सकते हो? डी ब्लॉक के अंदर आप ग्रुप निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, 2 है, उस 2 के अंदर n-1 डी इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, इससे आप क्या निकल जाएगा? ग्रुप निकल जाएगा। इसी टाइप से यदि हम बात करें किसकी? एफ ब्लॉक की, तो आपको एफ ब्लॉक के लिए स्पेशली याद रखना है कि जितने भी एफ ब्लॉक की जो एलिमेंट है वो ग्रुप नंबर 3 में आते हैं। ग्रुप नंबर 3 या 3 भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो कौन से ग्रुप में आते हैं? वो 3 बी में आते हैं, या फिर ग्रुप नंबर किस में आते हैं? 3 के अंदर आते हैं। कौन से? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। इस टाइप से आप पीरियड की आइडेंटिफाई कर सकते हो, ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हो, इस टाइप से आप ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसमें लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में है उसको उस ब्लॉक को शो करेगा। यदि आपको पीरियड शो करना तो आपको क्या करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है, उसको देखना है, उस आधार पे आप पीरियड निकाल सकते हो। उसके बाद में यदि ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है तो एस ब्लॉक के अंदर आपको क्या करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप नंबर 1 में है, और यदि 2 है तो वहाँ पे कौन से पे? ग्रुप नंबर 2 में। फिर यदि आपको पी ब्लॉक के लिए निकालना तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है? 2 + में 10, और उसके बाद में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इन सबको ऐड करना है। उसके आधार पे आप क्या निकाल सकते हो? ग्रुप निकाल सकते हो। यदि हम इसकी डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में क्या फॉर्मूला है कि 2 + में n-1 डी इलेक्ट्रॉन आपको करना है। मतलब डी इलेक्ट्रॉन जितने हैं उनको उनके साथ में क्या जोड़ना है? 2 जोड़ना। इस आधार पे आप क्या निकाल सकते हो? डी ब्लॉक में ग्रुप निकाल सकते हो। और यदि एफ ब्लॉक की बात करें तो जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं वो ग्रुप नंबर किस में आते हैं? 3 बी में आते हैं, या उसको हम क्या बोल सकते हो? 3 कह सकते हैं। इस आधार पे आप ब्लॉक को, ग्रुप को, और ग्रुप के साथ साथ आप पीरियड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक लास्ट जो वीडियो के अंदर एक छोटा सा कन्फ्यूजन था, उस कन्फ्यूजन को मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ कि जहाँ पे हमने गैसेस की बात की थी, और गैसेस के अंदर मैंने बोला था कि सबसे ज़्यादा यदि अर्थ पे पूछा जाए तो अर्थ पे सबसे ज़्यादा कौन से है? ऑर्गन की बात की थी। यदि यूनिवर्स के अंदर पूछा जाए तो यूनिवर्स के अंदर मैंने वहाँ पे हीलियम बोला था, नियोन बोला था। उस नियोन की जगह आपको कर लेना है हीलियम। क्या करोगे? हीलियम कर लेना है। बस ये छोटा सा डाउट था, ये कन्फ्यूज़न थी, इस कन्फ्यूज़न को आप दूर कर लेना। यदि आपसे पूछा जाए कि अर्थ पर, तो अर्थ पे तो सबसे ज़्यादा कौन सी थी? ऑर्गन थी नोबल गैस में। उसके बाद में देखो मैंने यदि यूनिवर्स की बात की जाए तो उस यूनिवर्स के अंदर जो नियोन था, नियोन की जगह आपको बस हीलियम चेंज करना है। क्या करना है? हीलियम करना है। ये छोटा सा आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। अब देखो उसके बाद में अब हम जो डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टी की डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। और पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज को। किसको करेंगे? एटॉमिक साइज को, परमाणु आकार को। प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में हम पहला जो डिस्कस कर रहे हैं वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, और इस एटॉमिक साइज को हम क्या बोलते हैं? परमाणु आकार कहेंगे, ठीक है। जेट के अंदर इस पे बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो परमाणु साइज है वो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वो बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? तो यहाँ पे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो एटॉमिक साइज को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे एक छोटे से कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलते हैं। ये हमारे पास में है न्यूक्लियस। कोई भी एटम है, उस एटम का क्या होगा? न्यूक्लियस हो गया। और ये यहाँ पे चारों तरफ क्या हो गया? ऐसे सेल्स हो गए। और यहाँ पे सेल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? यहाँ पे मोमेंट्स करेंगे, ठीक है, गति करते हैं। अब देखो कि ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस से लेकर इस इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब है आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या कहेंगे? संयोजिक इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो यहाँ से इस न्यूक्लियस से लेकर इस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस का हाफ कर देंगे तो वो क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि एटॉमिक रेडियस क्या है, या इसकी बात करें तो न्यूक्लियस से लेकर संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को यदि हमने हाफ कर दिया तो वो क्या कहलाती है? रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। तो ऐसे बना सकते हम कि एक एटम जैसे ये हो गया, इसी टाइप से दूसरा एटम ये हो गया, इन दोनों के बीच का ये न्यूक्लियस हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनके डिस्टेंस, जैसे ये डिस्टेंस है हमारे पास में d, ठीक है। ये एटम जैसे A है, ये एटम B है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है d। इसका हाफ कर दें तो ये इक्वल में किसके आगे, रेडियस की, किसके आगे, रेडियस के आगे। रेडियस को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या कहेंगे। अब देखो जो एटॉमिक साइज है या एटॉमिक जो रेडियस है इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। यदि आपको एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको 3 प्रकार से कर सकते हैं। किस टाइप से, 3 प्रकार से। या मैं बोल दूं कि जो एटॉमिक जो रेडियस है वो 3 टाइप की है। कितने टाइप की, 3 टाइप की। पहली कौन सी है, कोवेलेंट रेडियस। पहली तो कौन सी होगी, कोवेलेंट, जिसको हम कहते हैं सहसंयोजी त्रिज्या। दूसरी की हम बात करेंगे वो कहलाती है मेटेलिक रेडियस। कौन सी होगी, मेटेलिक रेडियस, जिसको हम कहेंगे धात्विक त्रिज्या। क्या कहेंगे, धात्विक त्रिज्या। और जो थर्ड जो रेडियस है वो रेडियस कहलाती है वॉन्डरवॉल रेडियस। कौन सी होगी, वॉन्डरवॉल रेडियस होगी, जिसको हम कहते हैं वॉन्डरवॉल त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। तो यदि आपको एटॉमिक जो रेडियस निकालना है उसको हम 3 टाइप से निकाल सकते हैं। पहली कौन सी है, कोवेलेंट, दूसरी कौन सी है, मेटेलिक, तीसरी कौन सी है, वॉन्डरवॉल रेडियस है। एटॉमिक रेडियस क्या है, तो यहाँ से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के साथ साथ ये आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन, इनके बीच का डिस्टेंस को यदि हम हाफ कर दें तो क्या कहलाएगी, हमारे पास में एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। अब हम जो पहले जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस की बात करें, इसकी बात कर लेते हैं। कोवेलेंट रेडियस क्या है, पहला हम कोवेलेंट रेडियस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम जो डिस्कस करेंगे वो मेटेलिक डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में जो थर्ड डिस्कस करेंगे वो किसको डिस्कस करेंगे, वॉन्डरवॉल को करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो है हमारे पास में कोवेलेंट रेडियस, जिसको क्या कहते हैं, सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या कहेंगे। अब इसके अंदर होता क्या है कि जैसे एक एटम ये है, ठीक है, ये एटम नंबर जैसे ए, जैसे ये एटम ए, इसी टाइप से दूसरा एटम बी, ये एटम बी, ठीक है, ठीक है। एक बात याद रखना कि ये एटम एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, अति व्यापन कर रहे हैं, ठीक है। अब इस एटम ए का न्यूक्लियस है, इस एटम बी का न्यूक्लियस ये, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख दूं तो यहाँ पे जो रेडियस है आर ए आर बी, मतलब ए एटम और बी एटम, यहाँ पे इसका डिस्टेंस का हम क्या कर देते हैं, इनका हाफ कर देते हैं, तो ये हमारे पास में क्या आ गई, रेडियस आ गई। क्या आ गई, रेडियस आ गई। लेकिन ये रेडियस कौन सी आ रही है, ये रेडियस हमारे पास में आ रही है होमोन्यूक्लियर एटम के लिए। क्या है, होमोन्यूक्लियर एटम के लिए। इसका मतलब क्या है कि मतलब यहाँ पे ये एटम और ये एटम, इन दोनों की साइज यहाँ पे क्या है, सेम है। क्या है, सेम साइज है। और जब सेम साइज है तो यहाँ पे जो रेडियस आती है वो कहते हैं डिस्टेंस का यहाँ पे क्या आता है, हाफ आएगा। क्या आएगा, हाफ आएगा। फिर यहाँ पे देखो जो कोवेलेंट रेडियस है ये हमेशा हम किसकी बात करेंगे, नॉन मेटल के अंदर। किस में बात करेंगे, नॉन मेटल के अंदर होती है, वो कौन सी होगी, कोवेलेंट रेडियस होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, और जैसे एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। और जब डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब यहाँ पे रेडियस भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या होगी, कम होगी। तो पहले कोवेलेंट रेडियस, और कोवेलेंट रेडियस का मतलब किस में है, नॉन मेटल्स के अंदर। यहाँ पे एक एटम ए है, एक एटम बी है, दोनों एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। और जब ओवरलैप कर रहे हैं तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। और जैसे डिस्टेंस कम होगी तो इसकी रेडियस भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये हमने चर्चा किसके अंदर की है, ये हमने चर्चा उनके अंदर की जिनका एटम क्या होता है, सेम साइज का होता है, ठीक है। ये हमने किसकी बात की थी, होमोन्यूक्लियर एटम की बात की। अब यदि आपसे हेटेरोन्यूक्लियर की बात की जाए, किसकी बात करूं मैं, हेटेरोन्यूक्लियर। हेटेरोन्यूक्लियर का मतलब है जहाँ पे दोनों एटम हैं वो एटम क्या हो, डिफरेंट साइज के हो। मतलब एक एटम जैसे ये छोटा, ठीक है, और दूसरा एटम इसके कंपैरिजन में क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला, जैसे इसको ए, इसको मैंने दे दिया बी, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करो, डी ए बी डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल में आर ए
आर ए का मतलब है इस एटम की रेडियस, प्लस में आर बी का मतलब इस एटम की रेडियस, माइनस में 0.09 इंटू डेल्टा ई एन, क्या है डेल्टा ई एन, और डेल्टा ई एन का मतलब है यहाँ पे अंतर किस में है, विद्युत ऋणता में। किस में अंतर है, विद्युत ऋणता में अंतर है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपको वहाँ पे एटम क्या दे रहे हो, डिफरेंट साइज के दे रहे हो, क्या दे रहे हो, डिफरेंट साइज के। तो इसकी जो रेडियस है वो है आर ए, इस बी एटम की जो रेडियस है वो कितनी है, आर बी, उसमें से आपको माइनस क्या करना है 0.09 इंटू आपको क्या करना है डेल्टा ई एन करना है। डेल्टा ई एन का मतलब यहाँ पे क्या है, विद्युत ऋणता में अंतर है। इस आधार पे आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे डिस्टेंस निकाल सकते हो। इस बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है ये, जैसे हमारे पास में HCl है, क्या है HCl, एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा यहाँ पे कौन है, क्लोरीन एटम है, ठीक है। यहाँ पे इसकी डिस्टेंस की हम बात करें, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस है जैसे 2.74 एंगस्ट्रॉन, कितना है 2.74 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। यदि मैं बात करूँ कि हाइड्रोजन की जो रेडियस है वो है 0.74 एंगस्ट्रॉन, कितनी है 0.74 एंगस्ट्रॉन। आपके पास में यहाँ पे जो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता वो है कितनी है 2.1, कितनी है 2.1 है। यदि क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की विद्युत ऋणता है जैसे 3.0, कितनी होगी 3.0। तो आपको अब रेडियस कैलकुलेट करनी है क्लोरीन की, किसकी कैलकुलेट करनी है, क्लोरीन की। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, डी यहाँ पे HCl, ठीक है, यहाँ पे R हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस में R क्लोरीन, माइनस में 0.09 इंटू डेल्टा ई एन, यही तो हमारे पास में फॉर्मूला, ठीक है। कब, जब वहाँ पे एटम क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब है यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, यहाँ पे कौन है, क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या होगी, एटम्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी है 2.74 एंगस्ट्रॉन, ये दे रखी है 2.74 एंगस्ट्रॉन, इक्वल में हाइड्रोजन की जो रेडियस है वो कितनी है 0.74 एंगस्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितनी होगी 0.74 एंगस्ट्रॉन। आपको कैलकुलेट किसकी करनी है, क्लोरीन की रेडियस आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। फिर यहाँ पे माइनस 0.09 इंटू, ठीक है। अब देखो विद्युत ऋणता में अंतर क्या है कि क्लोरीन की विद्युत ऋणता और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता में अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालते हो, तो डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस में E1, यही तो निकालेंगे अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, क्लोरीन की कितनी है 3.0, माइनस में हाइड्रोजन की कितनी है 2.1, ठीक है। अब इसको निकालो 2.74 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.74 एंगस्ट्रॉन, प्लस में RCl रेडियस ऑफ क्लोरीन, माइनस में 0.09 इंटू, इसको आप जैसे माइनस करोगे तो कितना गया 0.9। अब आपको क्या करना है, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, और ये इस वैल्यू को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये क्या आ गए माइनस में, तो 0.074 माइनस में 0.74 एंगस्ट्रॉन। फिर देखो ये वैल्यू इधर आएगी तो कन्वर्ट किस में होगी, पॉजिटिव के अंदर, तो यहाँ पे प्लस में 0.09 इंटू 0.9, ये बराबर में आपके पास में क्या गया क्लोरीन के अंदर। आप इसको सॉल्यूशन कर लेना, सॉल्यूशन करने के बाद में आपके पास में आंसर किसकी आ जाती है, क्लोरीन की रेडियस से आ जाएगी। इस आधार पे यदि डिफरेंट एटम दे रखे तो आप उससे क्या निकाल सकते हो, उसकी रेडियस से निकाल सकते हो। और यदि सेम एटम है, जैसे हाइड्रोजन की बात करूँ
तो यहाँ पे एटम एटम हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या करोगे, डिस्टेंस को आपको क्या करना है, हाफ करना है। इस आधार पे आप क्या निकाल सकते हो, रेडियस से निकाल सकते हो। तो हमने जो बात की वो किसकी बात की थी, डिफरेंट एटम्स की बात की थी या डिफरेंट साइज वाले एटम्स की बात की थी। तो ये हमने डिस्कस किसको किया, कोवेलेंट रेडियस को। अब जो सेकंड हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मेटेलिक रेडियस को। किसकी बात करेंगे, मेटेलिक रेडियस को। और मेटेलिक रेडियस है वो किसके अंदर होती है, मेटल्स में। किस में होगी, मेटल्स के अंदर होगी। जो कोवेलेंट रेडियस की हमने बात की वो किसके अंदर होती है, नॉन मेटल के अंदर। और जो मेटेलिक रेडियस है उसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं, मेटल्स के अंदर। तो सेकंड है हमारे पास में मेटेलिक रेडियस, जिसको कहते हैं धात्विक त्रिज्या। क्या कहेंगे, धात्विक त्रिज्या। अब इसको कैसे निकालते हैं, जैसे सपोज करो ये एटम एक, ठीक है, इसी टाइप से ये दूसरा एटम इसके साथ में ऐसे जुड़ा हुआ है, ये एटम भी है। अब इन दोनों की यहाँ से न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, इनको हाफ कर दो तो आर बी डिस्टेंस डी ए बी, इसके डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया तो ये हमारे पास में क्या आ गई, रेडियस आ गई। क्या आ गई, रेडियस आ गई। उसके बाद देखो ये जो रेडियस है, ये रेडियस कौन सी आ गई आपके पास में, मेटेलिक। मतलब एक एटम जैसे ए है, दूसरा एटम बी है, दोनों एक साथ में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो इस न्यूक्लियस से लेकर इस न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या किया है, आधा किया है। तो वो क्या कहलाएगी, हमारे पास में मेटेलिक है रेडियस कहलाएगी। इसी टाइप से यदि थर्ड जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे वॉन डेर वाल रेडियस की। किसकी बात करेंगे, वॉन डेर वाल रेडियस की। एक बात आपको याद रखनी है, जो वॉन डेर वाल जो फोर्स होता है वो किसके अंदर होता है, गैसों में। किस में होता है, गैस के अंदर होगी। इसलिए जो ये रेडियस आती है, ये रेडियस हम किसके अंदर आएगी, हम ये कैलकुलेट करते हैं गैस में। किस में कैलकुलेट करेंगे, गैस के अंदर। अब देखो गैस में होते क्या, ये जो गैस के जो एटम्स होते हैं, ये एटम्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक क्या आते हैं, पास आएंगे। मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक पास आते हैं, उसके बाद में ये पास नहीं आते। ठीक है, जैसे सपोज करो ये ए है और ये बी है, जैसे ये गैस ए है, ये बी है, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस तक पास आ गए, उसके बाद में ये और पास नहीं आते। तो इस आधार पे आप क्या निकाल सकते हो, वॉन डेर वाल फोर्स निकाल सकते हो। क्या, सॉरी, वॉन डेर वाल रेडियस निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे आर ए बी हमारे पास में दोनों का डिस्टेंस को आपको क्या कर दोगे, हाफ कर देना है। तो ये हमारे पास में क्या जाती है, वॉन डेर वाल रेडियस आएगी। क्या आएगी, वॉन डेर वाल रेडियस। अब देखो यहाँ पे देखो ये जो न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, इन यहाँ पे देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। और जब डिस्टेंस ज़्यादा है इसका मतलब इसकी रेडियस क्या आएगी, यहाँ पे ज़्यादा आएगी। हमने देखो तीनों की कंपैरिजन कर देता हूँ। पहले हमने बात की थी किसकी, कोवेलेंट की बात की थी। कोवेलेंट के अंदर हमने यही तो डिस्कस किया था, दोनों एटम एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करें। और जैसे ओवरलैप करें तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब डिस्टेंस डिक्रीज होगी इसका मतलब यहाँ पे रेडियस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये बात किसकी कर रहे थे, ये हमने बात की थी कोवेलेंट की, सहसंयोजी त्रिज्या की। ठीक है, दूसरी हम किसकी बात कर रहे थे, मेटेलिक की। मेटेलिक के अंदर मैंने क्या बोला था कि जैसे एक एटम ये, दूसरा एटम ये, ठीक है। अब देखो एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, लेकिन इसके कंपैरिजन के अंदर यहाँ पे देखो न्यूक्लियस की डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। किसके, इसके कंपैरिजन में। और जब इसके कंपैरिजन में डिस्टेंस ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ पे इसकी रेडियस क्या है, ज़्यादा है। ये हमने किसकी बात की, ये हमने बात की है धात्विक त्रिज्या की। किसकी बात की है, धात्विक त्रिज्या की। और थर्ड में हमने क्या किया, हमने बोला था कि जो गैस के जो एटम्स होते हैं ये पर्टिकुलर एक डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी तक आते हैं, पास आते हैं, उसके बाद में ये पास आना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ गई। इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच की दूरी क्या है, ज़्यादा है। और जब दूरी ज़्यादा है तो यहाँ पे त्रिज्या क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि हमने जो फॉर्मूला यूज किया था, देखो यहाँ पे दूरी ज़्यादा तो यहाँ पे त्रिज्या ज़्यादा। और जब दूरी कम होगी तो वहाँ पे त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। तो यदि अब आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी डिस्टेंस किसके अंदर है, वॉन डेर वाल के अंदर है। उससे कम किस में है, उससे
कम है धात्विक के अंदर, और यदि उससे कम पूछा जाए तो किस में है, सहसंयोजी में। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी त्रिज्या है हमारे पास में वॉन डेर वाल। कौन सी है, वॉन डेर वाल। वॉन डेर वाल, वॉन डेर वाल त्रिज्या सबसे बड़ी है। उससे छोटी पूछी जाए तो वो कौन सी है, धात्विक त्रिज्या, और धात्विक त्रिज्या से छोटी पूछी जाए तो वो कौन सी होती है, सहसंयोजी त्रिज्या। कौन सी है, सहसंयोजी त्रिज्या। इसको आपको याद रखना है अच्छे से, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से सबसे बड़ी जो रेडियस है तो वो कौन सी है, तो वो होती है वॉन डेर वाल। उससे कम कौन सी है, मेटेलिक। उससे कम पूछी जाए तो कौन सी है, सहसंयोजी। सहसंयोजी त्रिज्या किस में होती है, नॉन मेटल्स में होती है। उसके बाद में धात्विक त्रिज्या किस में होती है, मेटल्स के अंदर होती है। उसके बाद में जो वॉन डेर वाल त्रिज्या होती है किसके अंदर होती है, गैसों के अंदर होती है। किसमें, गैसों के अंदर। तो हमने अब जो डिस्कस किया वो किसको डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया एटॉमिक रेडियस को। अब इसके जो एटॉमिक जो साइज है, इसको जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो इसको इफेक्ट करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं हम। तो हम इसकी बात करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक साइज, मतलब परमाणु की जो आकार है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है, उन कारक की हम बात करते हैं। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से साइज या तो बढ़ती है या फिर साइज घटती है। तो इनमें बात करते हैं फैक्टर्स की, ठीक है। और फैक्टर्स में पहला हम बात करेंगे नंबर ऑफ सेल्स की। नंबर ऑफ सेल्स की, नंबर ऑफ सेल्स का मतलब है कोषों की संख्या। यही क्वेश्चन जेट में पूछा गया था, ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट के अंदर, ठीक है, तो आप देखोगे लेफ्ट टू राइट में कोषों की संख्या नहीं बढ़ती, क्योंकि क्या नहीं बढ़ती। जैसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। देखो, लिथियम था, बेरिलियम था, बोरोन था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, फ्लोरीन था, ये था। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका लिथियम का 2s1, लिथियम के बाद में बेरिलियम 2s2, बोरोन का जैसे 2s2 2p1, कार्बन का 2p2, नाइट्रोजन का 2p3, ऑक्सीजन का 2p4 और फ्लोरीन की बात करें तो 2p5। अब यहाँ पे देखो, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे एक था, 2 गए, फिर यहाँ पे 3 हो गए, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 7, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पे कहीं पे भी कोई कोष चेंज हो रहा है क्या, ठीक है। सेम एक कोष के अंदर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। और जब सेम एक कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, इसका मतलब वहाँ पे साइज क्या होगी, इसकी कम होगी। क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब पहला तो क्या है, नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो लेफ्ट टू राइट के अंदर साइज क्या होती है, डिक्रीज है। लेफ्ट टू राइट के अंदर साइज क्या है, डिक्रीज है, कम है। उसके बाद में यदि हम बात करें टॉप टू बॉटम की, टॉप टू बॉटम का मतलब है ऊपर से नीचे जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। और जब कोषों की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब वहाँ पे साइज भी क्या होगी, बढ़ जाती है। क्या होगी, साइज भी बढ़ जाएगी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, इसका मतलब वहाँ पे साइज क्या होगी, बढ़ेगी। और यदि हम लेफ्ट टू राइट की बात करें तो वहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम पीरियड के अंदर क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। और जब सेम पीरियड में इंटर कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसको लिख दो ऐसे शॉर्ट में कि नंबर ऑफ सेल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एटॉमिक साइज के। एटॉमिक साइज बढ़ा तो इसका मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़े, और यदि नंबर ऑफ सेल्स बढ़े इसका मतलब एटॉमिक साइज बढ़ा। यदि सेल्स कोषों की संख्या कम हुई तो वहाँ पे भी साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पहला तो हो गया। दूसरा हम बात करें न्यूक्लियर चार्ज की। किसकी बात करें, न्यूक्लियर चार्ज की। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है,
नाभिकीय आवेश, किसकी बात कर रहे हैं, नाभिकीय आवेश, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इनडायरेक्टली व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, एटॉमिक साइज के, किसके है, एटॉमिक साइज के, परमाणु आकार के। इसका मतलब है यदि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वहाँ पे साइज कम होगा, यदि न्यूक्लियर चार्ज कम है इसका मतलब उसका साइज भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है प्रोटॉन की संख्या, का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन के साथ में, और जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा इसका मतलब उसकी साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले दूँ, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, और जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इसका मतलब उसका साइज क्या हो गया, कम। या फिर मैं बोल दूँ कि प्रोटॉन की संख्या कम, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज कम, और जब न्यूक्लियर चार्ज कम इसका मतलब उसका साइज क्या हो गया, वहाँ पे बढ़ गया। तो हमने पहले दो की बात की थी, पहला कौन सा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़े तो साइज बढ़ा, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स कम हुए तो साइज कम हुआ। दूसरा हमारे पास में क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा इसका मतलब साइज घटा, और जब न्यूक्लियर चार्ज घटा इसका मतलब साइज बढ़ा। और यदि न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ी, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा, और यदि प्रोटॉन की संख्या कम हुई इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी वहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमने पहले दो को तो देख लिया। तीसरे हम फैक्टर की बात करें तो तीसरा फैक्टर है हमारे पास में शील्डिंग इफेक्ट, जिसको एक नाम और बोले थे हमने, क्या बोला था, स्क्रीनिंग इफेक्ट, यही तो बात की थी, स्क्रीनिंग इफेक्ट की। और स्क्रीनिंग इफेक्ट के अंदर हमने क्या किया था, जैसे ये न्यूक्लियस था, यहाँ पे क्या थे, कोष थे, और कोष में ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, और जैसे प्रतिकर्षण करेंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा इसका मतलब साइज वहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा, क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एटॉमिक साइज के, किसके है, एटॉमिक साइज के। तो तीसरा फैक्टर कौन सा हो गया हमारे पास में, शील्डिंग इफेक्ट। चौथा हम जो बात करेंगे वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब है बंधों की संख्या बढ़ना, क्या है, बंधों की संख्या बढ़ना। जैसे हम बात करें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, उसी टाइप से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और यदि हम बात करें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अब देखो कार्बन कार्बन के यहाँ पे बीच में बॉन्ड कितने हैं, 3, इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड क्या हो गए, बढ़ गए, और जब बॉन्ड बढ़ जाते इसका मतलब वहाँ पे साइज क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, क्या होगी, साइज कम। अब देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कितना है, 1 बॉन्ड है। तो यहाँ पे ज़्यादा साइज किसकी है, ज़्यादा साइज है सिंगल बॉन्ड वाले की, उससे कम कौन सी है, डबल बॉन्ड वाले की, और यदि सबसे कम पूछा जाए तो कौन सी है, ट्रिपल बॉन्ड वाले की, किसकी है, ट्रिपल बॉन्ड वाले की। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब बॉन्ड ज़्यादा, ठीक है, तो वहाँ पे साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज, क्या होगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड जैसे 3 थे तो यहाँ पे बॉन्ड ज़्यादा है तो इसका साइज क्या हो गया, कम। यहाँ पे बॉन्ड 2 है तो इसे ट्रिपल बॉन्ड से तो क्या होगा, बड़ा। यहाँ पे बॉन्ड कितना है, 1 है, तो इसके कंपैरिजन में इसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। तो पहला फैक्टर हमने कौन सा पढ़ा, पहला पढ़ा आपने नंबर ऑफ सेल्स, यदि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा इसका मतलब साइज बढ़ा। उसके बाद दूसरा हमने जो बात की न्यूक्लियर चार्ज की, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा इसका मतलब वहाँ पे साइज घटा, ठीक है। फिर जो थर्ड हमने जो बात की वो किसकी बात की थी, स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात की, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा इसका मतलब वहाँ पे साइज बढ़ा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ, जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे इसका मतलब उतना ही साइज उतना ही छोटा होगा। अब हम कह सकते हैं यदि आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, बाएं से दाएं जाओगे तो वहाँ पे साइज क्या होता है, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। और यदि आप टॉप टू बॉटम जाओगे
तो वहाँ पे जो साइज होता है वो साइज क्या होगा, बढ़ जाता है। और इसके रीजन हमने बताए थे क्या, एक रीजन तो मैंने बोला था कि वहाँ पे संख्या किसकी बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है। यही क्वेश्चन जेट के अंदर पूछा गया कि ऊपर से नीचे जाने पे आकार बढ़ता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे संख्या किसकी बढ़ जाती है, कोषों की संख्या बढ़ जाती है। दूसरा इसका जो रीजन है वो रीजन आप क्या दे सकते हो, वहाँ पे परिरक्षण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो वहाँ पे भी एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो इसके अंदर एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं कुछ, कि यदि आपसे पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो कौन सा है, तो आप देखो टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यदि आपको मैंने क्या बोला, लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज वहाँ पे क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा परमाणु आकार तो किसका है, तो आपको याद रखना है सीजियम का। किसका है, सीजियम का। और यदि पूछा जाए सबसे छोटा परमाणु आकार तो वो किसका है, तो सबसे छोटा परमाणु आकार है हाइड्रोजन का। इसी टाइप से मैंने क्या बोला था, बाएं से दाएं जाओगे तो आकार क्या होगा, घटेगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा आकार ठीक है किसके अंदर, उसके आवर्त में, ठीक है, तो वो किसका होता है, हैलोजन का। किसका होगा, हैलोजन का, ठीक है, सबसे छोटा। और यदि बात करूं कि सबसे बड़ा आकार ठीक है, और यदि उसी के वर्ग में पूछा जाए तो वो किसका होता है, क्षारीय धातु का। किसका है, क्षारीय धातु का। इसमें आप एक छोटी सी बात और याद रखना कि सीजियम को आकार सबसे बड़ा है, ठीक है। यदि आप रेडियो एक्टिव, किसकी बात करूं मैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यदि फ्रेंशियम को आप कंसिडर कर रहे हो तो वहाँ पे सबसे बड़ा आकार किसका आता है, फ्रेंशियम का। कब, जब आप रेडियो एक्टिव तत्व फ्रेंशियम को क्या करे हो, इंक्लूड करे हो। और यदि बाकी पूछा जाए तो सबसे बड़ा आकार कौन सा है, सीजियम का, ठीक है। तो ये आधार पे थी। इसके बाद में कुछ एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन की ओर बात कर लेते हैं। और इन्हीं एक्सेप्शन से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इन्हीं अपवादों से पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ तक देखा सबसे बड़ा साइज सीजियम का था। उसके बाद देखो, यदि आपसे पूछा जाए कि 1 से 17वें वर्ग तक, मतलब किसकी बात करूं मैं, क्षारीय धातु से यदि आप हैलोजन तक जाओगे, किसकी बात करूं मैं, हैलोजन तक, ठीक है, तो वहाँ पे आकार क्या होगा, घटेगा, ठीक है। लेकिन आपको एक नोट पॉइंट याद रखना है, किसकी बात करूं मैं, नोबल गैस की। तो नोबल गैस का आकार अपने आवर्त के तत्वों में सबसे बड़ा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि नोबल गैस में क्या होती है, वॉन्डरवॉल त्रिज्या है। और जब वॉन्डरवॉल त्रिज्या है तो इनके जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इस वजह से उनका आकार क्या होता है, बड़ा होगा। एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको नोट पॉइंट, जैसे मैं बात करूं बोरॉन की, एल्यूमिनियम की, गैलियम की, इंडियम की और थेलियम की, इनकी बात करें, ठीक है। तो आप देखो ये वृत्त के अंदर है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इन एक वृत्त के अंदर है। इसका मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनका आकार तो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बढ़ता कहाँ तक है, यदि आप बोरोन से एल्यूमिनियम तक जाओगे तो आकार बढ़ेगा, फिर एल्यूमिनियम तक गैलियम तक जाओगे तो यहाँ पे आकार क्या हो जाता है, लगभग इक्वल होगा। फिर गैलियम से यदि आप इंडियम तक जाओगे साइज बढ़ेगी, फिर इंडियम से थेलियम तक जाओगे तो वहाँ पे भी साइज वापस क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ये क्यों होता है इसके बारे में देखना, क्योंकि जो गैलियम है ना, इस गैलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, 3D के अंदर आते हैं। और जैसे 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो मैंने पहले भी बोला था कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, एस के अंदर।
उससे कम पी में, उससे कम किस में, डी में। तो मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन डी के अंदर 3D में प्रवेश किए तो प्रवेश करने के बाद में यहाँ पे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जो परिरक्षण प्रभाव है, वो परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाएगा। और जैसे परिरक्षण प्रभाव कम होगा तो यहाँ पे आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जैसे आकर्षण बढ़ जाएगा तो इसकी साइज है वो अप्रोक्सीमेटली किसकी हो जाती है, एल्यूमिनियम के इक्वल हो जाती है। तो आपको एक नोट पॉइंट तो ये याद रखना है, ठीक है। आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो साइज बढ़ता है, लेकिन एल्यूमिनियम का साइज लगभग किसके इक्वल होता है, गैलियम के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, 3D में आते हैं, और जैसे 3D में आएंगे तो यहाँ पे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि डी में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, कम होता है, परिरक्षण प्रभाव कम होता है। इस वजह से इनका आकार क्या हो जाता है, लगभग इक्वल हो जाता है। इसी टाइप से ये आपको एक याद रखना है, जिरकोन का जो लगभग साइज है वो साइज किसके अकॉर्डिंग है, हार्फेंशियम के इक्वल है। और यहाँ पे कौन काम करता है, तो यहाँ पे काम करता है लेंथेनॉइड संकुचन। क्या करेगा, लेंथेनॉइड संकुचन करेगा। तो आपको पहला एक नोट पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा, यदि मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट के अंदर, किसकी बात करूं मैं, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं के अंदर। तो बाएं से दाएं में क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यदि आप इसके ऊपर चर्चा करें, ठीक है, तो आप देखोगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आप देखो लेफ्ट टू राइट यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जेड इफेक्टिव इसका मान ज़्यादा है, किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज़्यादा है। और जब स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज़्यादा है, इसका मतलब आप स्कैंडियम से मैग्नीज तक आओगे तो यहाँ पे जो साइज है वो साइज क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कौन है, प्रभावी नाभिक है विषय। और यदि हम इसकी बात करें, आयरन, कोबाल्ट और निकल की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो लगभग इक्वल किसके हो जाता है, जेड इफेक्टिव के इक्वल हो जाता है। और जब जेड इफेक्टिव के इक्वल हो जाता है तो इन तीनों का साइज लगभग क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अब यदि हम इसकी बात करें कॉपर और जिंक के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। और जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा किससे, जेड इफेक्टिव से, ठीक है। और जेड इफेक्टिव यहाँ पे कम हो गया, और जैसे कम हो गया तो जिंक का साइज क्या हो जाता है, कॉपर से ज़्यादा हो जाता है। तो आपको ये दोनों क्या करना है, ये एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं। पहला कि मैंने 1 से 17वें वर्ग तक बोला था, वहाँ पे साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन उसी के अंदर, उसी के पीरियड की यदि हम नोबल गैस की बात करें तो उनमें साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, वंडरवाल त्रिज्या होती है। वंडरवाल त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होगी। उसके बाद दूसरा, आप यदि टॉप टू बॉटम के अंदर बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम तक यहाँ तक जाते हो तो जो एल्यूमिनियम है उसका साइज गैलियम के क्या होता है, इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन 3D में आते हैं, 3D में आएगा तो वहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, कमजोर होगा। और जब स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर हो जाता है तो यहाँ पे प्रभावी नाभिक की आवेश से बढ़ जाता है। इस वजह से इन दोनों का साइज लगभग क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसी टाइप से जिरकोन का साइज लगभग किसके इक्वल है, हार्फेंशियम के इक्वल है। और ये जो रीजन है वो रीजन यहाँ पे कौन सा, लेंथेनॉइड संकुचन के कारण से। फिर यदि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयरन, कोबाल्ट और निकल का साइज यहाँ पे क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट और प्रभावी नाभिक के आवेश दोनों का मान लगभग क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। यदि आप कॉपर से जिंक जाओगे तो हम लेफ्ट टू राइट जा रहे तो साइज तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिंक में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे, डी के अंदर आएंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्क के अंदर आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इस जिंक का साइज क्या होता है, कॉपर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यदि इनकी बात करें तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या है, ज़्यादा है। और जेड इफेक्टिव का मतलब प्रभावी नाभिक के आवेश ज़्यादा है, इस वजह से इनका साइज यहाँ तक तो क्या होगा, घटेगा, फिर सेम होगा। उसके बाद में वापस साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कॉपर का साइज क्या होता है, जिंक से कम होता है। तो हमने यहाँ तक आज बात की किसके, एटॉमिक साइज की बात की थी। नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आयनिक रेडियस की बात करेंगे।